जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका। आज हम स्पेशल क्लास की एक कैटेगरी चालू कर रहे हैं जिसमें कि हफ्ते में एक बार एक स्पेशल क्लास लूंगा मैं, जिसमें कि हिस्ट्री का स्पेशल टॉपिक या फिर किसी भी सब्जेक्ट में अलग से एक टॉपिक पर मैं बात करूंगा और उसमें वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके सामने लेके आऊंगा, जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे, या फिर अन्य सब्जेक्टिव जो भी आप पॉइंट की स्टडी कर रहे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इन सभी पर मैं स्पेशल क्लास हफ्ते में एक बार लाने की कोशिश करूंगा, या फिर हफ्ते में एक क्लास जरूर मैं कंडक्ट करने वाला हूं। तो आज का जो टॉपिक है वो मैंने रखा है प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर मैं आज पूरी बात रखूंगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ और उसके कारण क्या क्या थे, और उसके बाद में उसमें कौन कौन से फैक्ट सामने आएंगे, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, जो कि 1914 में चालू होता है और 1918 में ये आके समाप्त होता है, खत्म होता है। लगभग 5 वर्ष तक ये युद्ध चलता है, प्रथम विश्व युद्ध ये लगातार चलता है। तो इसके सारे फैक्ट्स मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ। वो सभी विद्यार्थी जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य एग्जाम्स की, उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट साबित होने वाला है। तो दिस क्लास इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी एंड ऑल सिविल सर्विसेज एग्जाम्स, एमपी नेट सेट प्रिपरेशन के जो विद्यार्थी हैं, या फिर केवी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की, या फिर एनबीएस की तैयारी कर रहे हैं, ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये कंटेंट बहुत ही ज्यादा उपयोगी रहेगा। तो वो सभी विद्यार्थी मेरी इस क्लास को कंप्लीट जरूर देखें, और इसमें वो सारे फैक्ट्स में कवर करूंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्लास को अंत तक देखिएगा। जो विद्यार्थी मेरे इस क्लास को फेसबुक पर देख रहे हैं वो मेरी फेसबुक के पेज को फॉलो करें, ठीक है। साथ में ऑल नोटिफिकेशन के साथ में कीजिएगा, जिससे कि लगातार वो सारे के सारे जो क्लासेस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको फेसबुक पर मिलते रहेंगे। अगर आप मेरे को इस क्लास को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं स्टडी कॉन्सेप्ट पर, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको वहां पर भी वो सारे के सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। लगातार मैं क्लास ले रहा हूँ, चाहे वो ज्योग्राफी की क्लास हो, हिस्ट्री की क्लास हो, या फिर पॉलिटिकल साइंस की। तो ये तीनों सब्जेक्ट लगातार आ रहे हैं, और साथ ही साथ में एनसीईआरटी भी चल रही है। और छोटा पैकेट बड़ा धमाल भी एक सेगमेंट मैंने चालू करके रखा है, जिसमें एक छोटे छोटे बंडल्स में 5 से 10 मिनट की क्लास लेता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी क्लास के लिए होते हैं। अभी उसमें हिस्ट्री चल रहा है, हिस्ट्री के बाद में उसमें पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी भी हम कंप्लीट करेंगे, वो भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की कहानी। कैसे प्रथम विश्व युद्ध की कहानी रची गई और किस तरीके से ये आगे बढ़ी, और उससे क्या क्या सामने आता है, और किस तरीके से एक पावरफुल कंट्री के रूप में, जो महाशक्ति के रूप में कौन सी कंट्री यहाँ पर सामने देखने को आपको मिलेगी। प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो ये प्रथम विश्व युद्ध, जिसको कि एक महायुद्ध के नाम से जाना जाता है, 28 जुलाई 1914 को यूरोप से ये उत्पन्न हुआ था, यानी कि यूरोप से ये शुरू हुआ था, यानी कि यूरोप से इसकी कहानी चालू होती है। इसका युद्ध का जो पहला फलसफा है, पहला जो अध्याय लिखा गया था, वो यूरोप से ही लिखा गया था, और ये खत्म हुआ था 11 नवंबर 1918 को ये समाप्त होता है। अब इसमें बात कर लेते हैं, तो इसमें रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका जिसको कि यूएसए कहा जाता है, मध्य पूर्व और अन्य क्षेत्रों के साथ में यूरोप के जो अधिकांश जो देश थे, जो राष्ट्र थे, उनकी वो सब इस ऐतिहासिक घटना में शामिल थे। यानी कि मैक्सिमम यूरोपियन कंट्री थी, साथ में अमेरिका इसमें शामिल था, जो कि उस समय बहुत ही ज्यादा अपने आप को पावरफुल बना चुके थे। वो सब इस वर्ल्ड वॉर में शामिल आपको मिलेंगे। अगर प्रथम विश्व युद्ध के इतिहास की बात करें, तो ये इतिहास का पहला युद्ध था जिसमें कि मजबूत सेनाओं के साथ में नागरिक भी प्रभावित हुए थे, यानी कि वहां पर रहने वाले जो सिविलियंस थे उस पर भी इसका अच्छा खासा प्रभाव पड़ा था। पूरे के पूरी दुनिया में जहां पर भी ये युद्ध सामने आया, वहां पर सेना को तो ये सब झेलना ही पड़ा, जो कि एक मजबूत सेना थी वो भी डगमगा गई थी, और साथ में वहां पर रहने वाले सिविलियन और नागरिक भी इसमें काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे, ठीक है। तो अब हम ये बेसिक मैंने आपको बता दिया। अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बैकग्राउंड की बात करें, उसकी हिस्ट्री की बात करें, तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, वो उसकी जो कहती शक्ति थी वो क्या थी, ये भी आपको समझना
क्या है ये? प्रथम विश्व युद्ध की जो केंद्रीय शक्ति, मतलब इसमें एक्सिस पावर और एलाइड पावर के बीच में ये युद्ध हुआ था। केंद्रीय शक्ति और संबंध शक्तियों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। अच्छा, इसमें एक्सिस पावर और एलाइड पावर कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले समझते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के जो तात्कालिक कारण थे वो क्या क्या थे। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय, उस समय जो थी, सबसे प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाला एक व्यक्ति था वहां पे, जो जो था कहाँ का, ये था अपना ऑस्ट्रिया और हंगेरियन का एक राजकुमार था। ठीक है, जिसका नाम था आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड। उसकी क्या हो गई थी, उसकी हत्या कर दी गई थी। ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य का उत्तराधिकारी आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की इसकी हत्या कर दी जाती है। तो इसकी हत्या से ये पूरी की पूरी कहानी यहाँ से शुरू होती है। यानी कि प्रमुख अगर देखा जाए तो शुरुआत में ये हत्या जो होती है, इस हत्या से ही प्रथम विश्व युद्ध की का जो पहला माइलस्टोन है, जो पहला पत्थर है, वो यहीं से शुरू होता है। ठीक है ना, जो कि ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य का क्या था, एक उत्तराधिकारी था, जो आने वाला राजा था। यानी कि उस समय तो राजकुमार था, लेकिन आने वाला ये राजा था जिसकी की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तो इसकी जो हत्या कर दी जाती है, यही एक मील का पत्थर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि एक माइलस्टोन था। और उस माइलस्टोन यानी कि एक फाउंडेशन थी जिससे कि ये विश्व युद्ध शुरू होता है। यानी कि अगर देखा जाए तो इसमें जो कंक्लूजन निकाला गया है कि ये जो विश्व युद्ध हुआ था, इसमें लगभग 90 लाख के आसपास जो सैनिक थे, ठीक है ना, उनकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। और साथ ही साथ में लगभग 13 मिलियन यानी कि 13 लाख, 13 मिलियन का बोला जाए तो ये 130 लाख यानी कि 1 करोड़ 30 लाख के लगभग यहाँ पर जो नागरिक हैं, जो सिविलियन हैं, उनकी मृत्यु यहाँ पर एक रिपोर्ट में बताई गई है कि लगभग इतने लोग हैं जो कि इस युद्ध से, जो प्रथम विश्व युद्ध है, उससे प्रभावित हुए। ठीक है ना, प्रथम विश्व युद्ध में लगभग 90 लाख सैन्य कर्मी की मृत्यु हुई है और 13 लाख नागरिकों की मृत्यु यहाँ पर हुई है। ये जानकारी यहाँ पर एक रिपोर्ट के अनुसार जानकारी मिलती है। अगर हम बात करें तो भू राजनीतिक, ठीक है ना, भू राजनीतिक इतिहास में ये सबसे महत्वपूर्ण यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो वॉर होती है, ठीक है ना, एक ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो महत्वपूर्ण युद्धों में से एक जो कारण था, वो कारण था यहाँ पर 4 महान जो साम्राज्यवादी यानी कि इम्पेरियलिज्म से शिकार जो देश थे, यानी कि साम्राज्यवादी यानी कि अपने साम्राज्य का विस्तार करने वाली नीति के उद्देश्य से जो देश होते हैं उनको साम्राज्यवादी देश कहा जाता है। तो यहाँ पर वो जो 4 देश थे, वो 4 देश यहाँ पे प्रमुखता से देखने को मिलते हैं, जिसके कारण से ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और वो देश कौन से थे, वो था जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगेरियन, तुर्की और रूस। ठीक है ना, यहाँ पर ये जो 4 देश है, ये जो घटना घटी, इस घटना के बाद में इन चारों देशों का पतन हुआ था। यानी कि ये चारों देश थे जिसका कि यहाँ पे सबसे ज्यादा इसको की नुकसान झेलना पड़ा था। यानी कि जिसके परिणाम में यहाँ पर रूस में एक क्रांति हुई थी, एक रेवोल्यूशन हुआ था, जिसको कि बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। यानी कि रूस में बोल्शेविक क्रांति होती है और क्रांति होने के बाद में रूस जो है, रूस ना होते हुए यूएसएसआर बनता है। ये कैसे बनता है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये पूरी की पूरी कहानी मैं पूरी कंप्लीट आपको ठीक है ना। तो इस युद्ध के कारण यहाँ पे 4 महान साम्राज्यवादी देश कौन कौन से थे, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, तुर्की और रूस का यहाँ पर पतन हुआ था इससे। और इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर वो जो कि रूस में क्या बोल्शेविक क्रांति भी हुई थी। यानी कि यहाँ पर तो जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी, इसके बाद में रशिया यहाँ से इस युद्ध से बाहर हो जाता है। यानी कि इनके घर में ही, यानी कि रूस के अंदर ही यहाँ पर क्रांति हो जाती है और रूस के अंदर ही एक गृह युद्ध छिड़ जाता है। और उस कारण से रूस इस युद्ध से बाहर होता है और इससे रूस को काफी ज्यादा नुकसान भी होता है। चलिए अब चलते हैं अपन यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध में जो पार्टिसिपेंट थे, यानी कि जिन जिन देशों ने इस प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था,
जिनको कि एक्सेस पावर और एलाइड पावर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, जिसको कि केंद्रीय शक्तियां और संबंध शक्तियां, हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रीय शक्ति या फिर संबंध शक्ति या फिर एक्सेस पावर या एलाइड पावर के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर अगर बात की जाए तो युद्ध में जो मित्र देशों की शक्तियां थी, ठीक है ना, मित्र देश की शक्ति कौन सी थी, वो थी फ्रांस, रूस, इटली, जापान, ब्रिटेन। उसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि 1917 के बाद में युद्ध में शामिल होता है। युद्ध कब चालू होता है, युद्ध होता है 1914 में चालू, लेकिन जो संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए वो 1917 में युद्ध में शामिल होता है। उसके पहले यूएसए तटस्थ यानी कि दूर से ही पूरे युद्ध पर निगाह बनाकर बैठा हुआ था और दूर से ही निगरानी कर रहा था कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जब तक हमें कोई छेड़ेगा नहीं हम किसी को छुएंगे नहीं। ये पॉलिसी उसने अपनाई थी। तो ये हुआ क्या था, ये भी हम समझेंगे कि अमेरिका 1917 के बाद में ही युद्ध में शामिल क्यों हुआ, यानी कि छेड़ेंगे नहीं तो छुएंगे नहीं, यानी कि कहीं ना कहीं पे अमेरिका को यहाँ पर छेड़ा गया, उसको नुकसान पहुंचाया, तब जाके अमेरिका इस प्रथम विश्व युद्ध में कूदा था। यानी कि यहाँ पर अगर बात करें तो मित्र देश शक्तियां कौन कौन सी थी, याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, फ्रांस, रूस रूस इटली, जापान, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम याद कर लीजिएगा। इसी तरीके से अगर बात करें इसको मित्र देश यानी कि एलाइड, ठीक है ना, एलाइड पावर बोलते हैं इसको, एक्सिस पावर यानी कि सेंट्रल पावर, केंद्रीय शक्ति, ठीक है ना, ये थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया। ये जो थे चार देश, ये यहाँ पर कहलाए क्या, यहाँ पर कहलाए ये क्या, केंद्रीय शक्ति, ठीक है। तो ये जो युद्ध हुआ था ये मित्र देश शक्तियों के बीच में और केंद्रीय शक्ति देश के केंद्रीय शक्तियों के बीच में लड़ा गया। तो केंद्रीय शक्ति यहाँ पे कौन सी थी, यानी कि एक तरफ का जो पार्ट था वो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया, ये एक तरफ के देश थे और दूसरी तरफ में जो देश थे वो थे फ्रांस, रूस, इटली, जापान, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य। तो इस तरीके से ये जो देश थे आपस में भिड़ गए थे और यहाँ पर ये प्रथम विश्व युद्ध का रूप ले लिया था। तो 1914 से लेके 1918 के बीच में लगभग 5 वर्ष तक ये युद्ध, भयानक युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के रूप में ये जाना जाता है, ये लड़ा गया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया आपको 1917 के बाद में ये संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पर शामिल होता है, तो इसको भी हम यहाँ पर समझेंगे। अब बात आती है भारत की, इंडिया की। इंडिया यहाँ पर शामिल हुआ था, लेकिन क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ पर ये ब्रिटेन का एक उपनिवेश देश था, यानी कि ब्रिटेन का ये गुलाम देश था। तो भारत ने ब्रिटेन के युद्ध में भागी होने के कारण, यानी कि युद्ध में ब्रिटेन भी पार्टिसिपेट कर रहा था यहाँ पर, ब्रिटेन जो कि मित्र देश के साथ में था, यहाँ पर मित्र देश के साथ में था। तो युद्ध में ब्रिटेन के युद्ध में प्रतिभागी होने के कारण यहाँ पर भारत का एक बड़ा योगदान था, यानी कि भारत ने भी यहाँ पर भाग लिया था। भारत के जो लोग थे, भारत के जो नुमाइंदे थे, भारत में रहने वाले जो जनता थी, उसने यहाँ पर युद्ध में भाग लिया था, जिसमें कि उत्तर प्रदेश, जिसको कि उस समय का यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस स्टेट कहा जाता था, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र जैसे कई हिस्सों से लगभग 1.5 मिलियन भारतीयों ने इस युद्ध में स्वेच्छा से भाग लिया था। क्यों लिया था स्वेच्छा से भाग, ये भी हम यहाँ पर समझेंगे, क्या कारण रहे ऐसे कि प्रथम विश्व युद्ध में यहाँ पर भारतीयों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ऐसा कौन सा उनका हित इसमें जुड़ा हुआ था जिस हित के कारण इन्होंने अपेक्षा की थी कि कहीं ना कहीं पे हमें इससे अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिलेगी। लेकिन क्या हुआ था ये भी हम आगे समझेंगे, क्लास में अंत तक बनी रहेगा। मैं आपको बेसिक बता रहा हूं यहाँ पर, जो कि यहाँ पर जो जो घटनाएं घटी, जो एक्सेस पावर थी, जो एलाइड पावर थी, एलाइड पावर में कौन कौन से देश थे, एक्सेस पावर में कौन कौन से देश रहे, भारत ने कैसे हिस्सा लिया और कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ये मैंने आपको अभी बता दिया। यानी कि भारत ने ब्रिटेन की युद्ध के कारण एक बड़ा योगदान दिया, जिसमें कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र जैसे हिस्सों के लगभग 1.5 मिलियन प्रतिभागी ने यहाँ पर स्वेच्छा से भाग लिया था, ठीक है। ये मैंने आपको बता चुका। अब हम समझते हैं कि युद्ध का जो कारण था वो हुआ क्या था। युद्ध का जो कारण मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था,
युद्ध का कारण क्या था? जो पहला नींव का पत्थर था वो कहां से बोया गया था? वो बोया गया था जो ऑस्ट्रिया हंगेरियन का जो राजकुमार था उसकी हत्या यहाँ पर कर दी गई थी, और उसकी हत्या ही एक प्रकार से मान के चलो कि एक कारण था, लेकिन वो एक ही कारण नहीं था। उस कारण के साथ में कुछ अन्य कारण भी यहाँ पर मेल खाते हैं, जिसमें कि ये एक प्रकार की एक घटना की एक श्रृंखला है, जिसमें कि प्रथम विश्व युद्ध को एक विनाशकारी बना दिया। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ संधियां पहले से ही कर ली गई थी एक देश से दूसरे देश के साथ में। जब एक देश दूसरे देश के साथ में संधि कर लेता है तो उस संधि में कुछ नियम होते हैं, जिसमें कि एक देश दूसरे देश में जब भी कोई विपत्ति आती है तो उसमें उसका साथ देना होता है। तो कुछ इस तरीके की भी यहाँ पर ट्रीटी संधियां हुई थी। तो वो इस कारण से जब एक देश विश्व युद्ध में भिड़ा तो उसके साथ में जिस देश ने संधि की थी वो भी उसके साथ में शामिल यहाँ पर हुआ था। यानी कि ये एक प्रकार से एक श्रृंखला है जिसमें कि प्रथम विश्व युद्ध को विनाशकारी बनाया, जिसका मूल कारण गहराई से बहुत ही ज्यादा यूनिक है, ठीक है ना। जिसमें कि हम ये समझेंगे कि ये प्रथम विश्व युद्ध के लिए कौन कौन से जो कारण हैं वो यहाँ पर जिम्मेदार होते हैं, कौन कौन से कारण थे जो कि इसके जिम्मेदार थे, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट था वो क्या था, ये समझना जरूरी है। तो वो था यहाँ पर आपसी रक्षा आपसी रक्षा गठबंधन, म्यूचुअल डिफेंस जो अलायंस था, जो ट्रीटी थी म्यूचुअल डिफेंस, यानी कि एक दूसरे की रक्षा करने के लिए कुछ देशों ने आपस में एक गठबंधन किया था, एक अलायंस यहाँ पर क्रिएट किया था। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले कई देशों ने एक साथ एक संधि के तहत, जिसमें कि एक देश पर हमला होने पर दूसरे देश की रक्षा के लिए यहाँ पर बाध्य था, ठीक है। तो इस तरीके की यहाँ पे अलायंस प्रथम विश्व युद्ध से पहले ही कर लिए गए थे। जैसे रूस ने सार्बिया के साथ किया था, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी, यानी कि जर्मनी का जो गठबंधन हुआ था वो ऑस्ट्रियन हंगरी देश के साथ में हुआ। फ्रांस का रूस के साथ में हो गया था, यानी कि अगर फ्रांस पर कोई देश हमला करता है तो रूस उसकी मदद करेगा, अगर जर्मनी पर कोई हमला करता है तो ऑस्ट्रियन हंगरी करेगा, या फिर ऑस्ट्रियन हंगरी पर कोई हमला करता है तो जर्मनी को उसकी मदद करनी पड़ेगी युद्ध में। उसी तरीके से अगर रूस पर या फिर सर्बिया पर एक किसी पर भी हमला होता है तो ये दोस्त एक दूसरे के साथ में, दोनों देश एक दूसरे के साथ में युद्ध में मदद करेंगे। इसी तरीके से ब्रिटेन का फ्रांस और बेल्जियम के साथ में गठबंधन था, और यहाँ ब्रिटेन का जो था वो जापान के साथ में गठबंधन। तो आपको बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर युद्ध में किस तरीके से पूरे के पूरा जो पृथ्वी के जो देश थे, अर्थ पर जितने भी पावरफुल कंट्री थी, वो पावरफुल कंट्री कैसे एक दूसरे के साथ में इस गठबंधन के साथ में एक प्रथम विश्व युद्ध के रूप में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब अपन आगे चलते हैं यहाँ पर इंपेरियलिज्म, जिसको साम्राज्यवाद कहा जाता है। ठीक है, इससे पहले अपन समझते हैं यहाँ पर इससे पहले की जो घटना जो मैंने ऑस्ट्रियन हंगरी के बारे में आपको बता दिया था। ऑस्ट्रियन हंगरी का जो गठबंधन पर सार्बिया के द्वारा जो हमला किया गया था, ठीक है ना, क्योंकि क्या है सार्बिया का रूस और सर्बिया के एक साथ में यहाँ पे गठबंधन था, तो यहाँ पर एक प्रकार से कमिटमेंट था सार्बिया का, सार्बिया के साथ में रक्षा करने के लिए। तो यहाँ पर जो ऑस्ट्रिया हंगरियन जो राजकुमार था उसकी हत्या जो सार्बिया में ही हुई थी, सार्बिया का एक क्षेत्र है वहां पर हुई थी, मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। तो इस कारण से सार्बिया पर युद्ध यहाँ पर ऑस्ट्रियन हंगरी ने युद्ध की घोषणा की थी, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर जर्मनी का किसके साथ में था, ऑस्ट्रिया के साथ में, जो कि आपको इसकी पहले वाली स्लाइड में यहाँ पर ये बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। तो जब इस प्रकार का जो गठबंधन होता है तो इस गठबंधन में एक दूसरे के साथ में मदद करने का यहाँ पर कमिटमेंट हो गया था, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखा जाए तो इन सभी देशों के साथ में अंत में यहाँ पर दो देश बाकी रह जाते हैं, जो कि आपको आपको मैंने पहले बताया था, जिसमें कि इटली भी था और संयुक्त राज्य अमेरिका भी था। तो ये
तटस्थ थे ये बाद में शामिल होते हैं। तो अंत में यहाँ पर इटली और यूएसए ये भी इस विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुए थे। ठीक है ना, ये सारे देश तो थे ही यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको बताया रूस, सर्बिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, फ्रांस, रूस, फ्रांस के साथ में ये फ्रांस था, ब्रिटेन, बेल्जियम, जापान, और इसके बाद में इटली और संयुक्त राज्य अमेरिका भी यहाँ पर शामिल होता है, जो कि बाद में यहाँ पर देखने को मिले। अब अपन बात कर लेते हैं, इसी पॉइंट पर वापस आते हैं, जो कि है साम्राज्यवाद। ठीक है, एम्पेरलिज्म जिसको बोला जाता है। साम्राज्यवाद का मतलब यही होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, यानी कि अपने देश की सीमाओं में बदलाव करना, अपनी देश की सीमा को बढ़ाना, उसको बोलते हैं इंपेरियलिज्म या फिर साम्राज्यवाद। यानी कि शक्ति का उपयोग करके अपनी क्षेत्रीय सीमा में विस्तार करने की नीति को ही साम्राज्यवाद के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इंपेरियलिज्म इसको कहा जाता है, यानी कि साम्राज्य की शक्ति को बढ़ाना, साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाना, उसको साम्राज्यवाद कहते हैं। तो इस तरीके की जो घटनाएं देखने को मिली थी वो अफ्रीका और एशिया के संघर्ष बिंदु थे। यहाँ पे अफ्रीका में भी अपनी सीमा को अन्य देश बढ़ा रहे थे, उसी तरीके से एशिया में भी यहाँ पर यहाँ अपने साम्राज्यवाद की नीति चल रही थी, जिसमें कि एशिया में अपना चाइना हो गया, चाइना के साथ साथ में अपना भारत, जो कि अंग्रेजों का, ब्रिटिश का गुलाम था, एक उपनिवेश देश था, जिसको कि साम्राज्यवाद कहा जाता है। अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत तो वहां पर शासन उसने किया था। तो यहाँ पर अफ्रीका और एशिया संघर्ष बिंदु थे, जहाँ पर कि कई यूरोपीय देश को इन क्षेत्रों में आकर्षित किया था और यहाँ पर इन देशों को गुलाम बनाकर रखा। ठीक है, तो ये कारण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध की अगर अनुकरण में शक्ति में देखा जाए तो यहाँ पर बढ़ती हुई जो प्रतिस्पर्धा थी, ठीक है ना, की जो इच्छा थी वो एक प्रमुख शक्ति थी। यानी कि यहाँ पर जिस तरीके से एक देश दूसरे देश के साथ में कंपटीशन कर रहा था उस समय, और compete करके वो आगे निकलना चाहता था, और कहीं अफ्रीका में अपने आप को लीड करना चाहता था, कहीं एशिया में अपने आप को लीड करना चाहता था। तो वो कंपटीशन के कारण यहाँ पर ये जो विश्व युद्ध है वो भी एक कारण यहाँ पर माना जाता है। दूसरा कारण था यहाँ पर मिलिट्रिज्म, यानी कि सैनिक शक्ति। जो सैनिक शासन 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक एक देश एक हथियार की होड़ में थे। यानी कि जो जब 20वीं सेंचुरी चालू हुई थी तो उस समय यहाँ पर हथियारों की होड़ लगी थी, वेपन्स की बहुत ज्यादा यहाँ पर इनोवेशन होने लग गए थे। तो 20वीं शताब्दी के समय शुरुआत जैसे हुई थी, तो देश एक तरीके की यहाँ पर हथियारों की होड़ में लगे हुए थे, और सैन्य शक्तियों का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा था। ठीक है ना, जिसमें कि रूस और फ्रांस के बाद, यानी कि रूस तो आगे निकल ही रहा था उस समय। ठीक है ना, रूस ने उस समय में काफी अच्छा मिलिट्री वेपन्स तैयार कर लिए थे, और फ्रांस भी साथ में आ गया था, क्योंकि दोनों एक दूसरे के यहाँ पर पड़ोसी देश थे और दूसरों की मदद के लिए यहाँ पर साथ में गठबंधन भी किया था। लेकिन बाद में जर्मनी भी इस दौड़ में आगे बढ़ गया, और जर्मनी ने भी यहाँ पर compete करना चालू कर दिया। तो सैन्य शक्ति की वृद्धि भी दुनिया को इस विनाशकारी युद्ध में धकेलने के कारणों में से एक थी। यानी कि मिलिट्री पावर भी यहाँ पे बहुत बड़ा कारण माना जाता है, जो कि विश्व युद्ध का रूप जिसने लिया था। ठीक है, अगला है यहाँ पर राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद इसे युद्ध शुरू करने से सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक माना जाता है। जो राष्ट्रवाद है वो सबसे मुख्य कारण यहीं पे माना जाता है, जिसमें कि बोस्निया और बोस्निया और हर्जेगोविना के लोग अब ऑस्ट्रिया और हंगरी का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। यही मेन पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जो ऑस्ट्रिया हंगरी देश है उसका हिस्सा ये नहीं बनना चाहते थे। कौन कौन नहीं बनना चाहते थे? बोस्निया के और हर्जेगोविना की जो लोग थे वो ऑस्ट्रियन हंगरी का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, बल्कि वो चाहते थे कि हम सार्बिया से जुड़े रहे, यानी कि सार्बिया देश से जुड़ना चाहते थे। लेकिन वो पहले से बोस्निया और हर्जेगोविना के सदस्य थे, लेकिन वो चाहते थे कि वो हम सार्बिया से जुड़े। तो यहाँ पर जो राष्ट्रवाद का मुद्दा था ना, ये सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर सामने आता है, और यही मुद्दा है जो आगे जाके एक युद्ध का रूप
लेता है। यानी कि प्रत्येक यहाँ पे यूरोप में प्रत्येक देश ने अपने राष्ट्रवाद को साबित करने के लिए दूसरों पर हावी होने की कोशिश करके युद्ध में जो युद्ध को है वो बढ़ाने में योगदान दिया है। यहाँ पर समझ में आया? यूरोप के जितने भी देश थे जो कि आजू बाजू लगे हुए थे, जिन्होंने कि यहाँ पे एक प्रकार से यहाँ पे अलायंस करके रखी थी, ट्रीटी करके रखी थी, और साथ ही साथ में यहाँ पर अपने राष्ट्रवाद को, यानी कि हम यहाँ पर अपने राष्ट्र को प्रायोरिटी देते हैं, तो उस राष्ट्रवाद को साबित करने के लिए और दूसरों पर हावी होने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से वेपन्स की होड़ थी, मिलिट्रिज्म की होड़ थी, और एक दूसरे की ताकत को यहाँ पर ऊपर आंकने की बात की जा रही थी, तो यहाँ पर दूसरों पर हावी होने की कोशिश करके यहाँ पर युद्ध को बढ़ाने का योगदान दिया था। ठीक है, अब अपन समझते हैं यहाँ पर जो मैंने पहले ही आपको इससे पहले बताया था कि उस समय की जो तत्कालीन कारण थे वो क्या थे। यानी कि युद्ध की जो बीज था वो बीज बोया कैसे गया था, जो मैंने शुरू में बताया था कि जो ऑस्ट्रियन हंगरीन राजकुमार था जिसका नाम था आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड, पूरा नाम याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार नाम में भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो तत्कालीन जो कारण था वो था आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड। क्या नाम है? आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड। इसकी क्या हो गई थी? हत्या हो गई थी। इसकी यहाँ पर हत्या, यानी कि इमीडिएट कॉज जो था वो एसिसिनेशन ऑफ आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड, इसकी हत्या कर दी गई थी, इसको मार दिया गया था, इसका कत्ल कर दिया गया था। कहाँ कत्ल कर दिया गया था? फर्डिनेंड, यानी कि फ्रांज फर्डिनेंड ने, फर्डिनेंड जो है इसकी सबसे पहले क्या, ये रॉयल हैम्बर्ग राजवंश का सदस्य था। ये बात नोट कर लीजिएगा यहाँ पर, ये रॉयल हैम्बर्ग का जो राजवंश है, जो रॉयल फैमिली थी, उसका ये मेंबर था। ठीक है ना, जिसने कि ऑस्ट्रियन हंगेरियन साम्राज्य पे शासन कर रहा था, यानी कि शासन किया था किसने? राजवंश ने। इसने ऑस्ट्रियन हंगरी जो साम्राज्य था उस साम्राज्य पे इसने शासन किया था। लेकिन यहाँ पर बात क्या हुई, ब्लैक हेड नामक एक सार्बीय राष्ट्रवादी आतंकवादी समूह ने इससे पहले भी यहाँ पर कोशिश की थी, इसको इस फर्डिनेंड की हत्या करने का प्रयास किया था, लेकिन प्रयास में यहाँ पर क्या था, सफल नहीं हो पाए थे। कौन? ब्लैक हेड नामक एक सार्बियाई राष्ट्रवादी आतंकवादी समूह के द्वारा फर्डिनेंड की हत्या करना का एक प्रयास किया गया था, लेकिन उस प्रयास में ये जो आतंकवादी समूह था ये फर्डिनेंड की हत्या नहीं कर पाया था, उसमें उसको सक्सेस नहीं मिली थी। तो आगे जाके यहाँ पर इस पर एक मुकाम मिलता है, फर्डिनेंड और उसकी पत्नी की यहाँ पर हत्या होती है। आगे जाकर कब होती है ये होती है 1914 में। लेकिन प्रयास के बाद में फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की, ठीक है ना, कहां पे? गैब्रिएल प्रिंसिपिस नामक एक सार्बियाई राष्ट्रवादी के द्वारा, ये नाम याद रखिएगा, गैब्रिएलो प्रिंसिपे, गैब्रिएलो प्रिंसिपे, ठीक है, गैब्रिएलो प्रिंसिपे के द्वारा यहाँ पर हत्या कर दी जाती है ना, कि जब वो कहां पे थे? सारोजेव बोस्निया में थे। कौन? ये आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड जब सारोजेवो बोस्निया में जब थे, वहां पर ये राजकुमार था जो कि ऑस्ट्रियन हंगरी का राजकुमार था, और उस समय में सारोजेवो बोस्निया जो था वो ऑस्ट्रिया हंगरी का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन वहां पर इस बंदे ने जो सार्बियाई राष्ट्रवादी का बहुत फेवर लेता था, उसके द्वारा इसकी हत्या कर दी गई, और हत्या करने के बाद में, ठीक है ना, हत्या हो गई, तो जिस इसके कारण ऑस्ट्रिया हंगरी ने सार्बिया पर युद्ध की घोषणा कर दी थी, जबकि अन्य देश भी अपने गठबंधनों को साबित करने के लिए लामबंद हो गए थे। यहाँ पर जैसे ही उसकी हत्या होती है राजकुमार की, तो ऑस्ट्रिया हंगरी जो साम्राज्य था, उस साम्राज्य ने यहाँ पर सीधे के सीधे सार्बिया पर युद्ध करने की घोषणा कर दी। जब सार्बिया पर युद्ध करने की घोषणा कर दी यहाँ पर, तो सार्बिया के साथ में गठबंधन, मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहाँ पर जो पहले से ही प्रथम विश्व युद्ध से पहले ही यहाँ पर कुछ देशों ने एक दूसरे की डिफेंस के लिए गठबंधन कर लिया था, रक्षा के लिए गठबंधन कर लिया था। तो उस रक्षा के गठबंधन के कारण अन्य देश भी अपने देश की रक्षा के लिए अपने एलाइड देश, अपने अलायंस देश जिसके साथ संधि की थी, उसके साथ में युद्ध में यहाँ पर कूद पड़े। यही मैंने आपको बताया यहाँ पर, जबकि अन्य देश अपने गठबंधनों में स्थापित करके, कोई गठबंधन हो गया था तो गठबंधन में शामिल करने के लिए यहाँ पर
लामबंद हो गए, और इस तरीके से वो सारे देश जो कि एक दूसरे के साथ में गठबंधन थे, गठबंधन यानी कि अलायंस थे, जो गठबंधन की थी और जिस तरीके से संधि की थी, तो यहाँ पर वो सब देश एक दूसरे के साथ में आ गए और ये एक विश्व युद्ध का रूप यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध का जो एक चैनल है, एक के बाद में एक किस तरीके से एक क्रम बनता है, उसको आपको याद करना है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, ठीक है, ये शुरुआत, लेकिन शुरुआत से पहले यहाँ पर यही है कि इसकी जो श्रृंखला थी वो श्रृंखला कैसे हुई। ठीक है ना, शुरुआत कैसे हुई थी? 28 जुलाई, 28 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया में सार्बिया की युद्ध की घोषणा थी। ये जो ऑस्ट्रिया हंगरी राजकुमार था, उसकी जो हत्या होती है वो एक महीने पहले, यानी कि 28 जुलाई से एक महीने पहले, यानी कि 28 जून 28 जून 28 जून को इसकी हत्या कर दी जाती है। और उसके ठीक एक महीने बाद में यहाँ पर ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कर दी। एक महीने बाद में यहाँ पर युद्ध की घोषणा यहाँ पर कर दी जाती है। जब 28 जुलाई को युद्ध की घोषणा करती होती है, तो 1 अगस्त को क्या, जर्मनी ऑस्ट्रेलिया के सहयोगी देश ने रूस पर युद्ध की घोषणा की। समझना, जर्मनी का सहयोगी देश कौन है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के साथ में यहाँ पर संधि करके रखी थी इसने। जब इन दोनों ने संधि करके रखी, तो ऑस्ट्रिया नहीं सॉरी, जर्मनी ने जो की थी वो सार्बिया के साथ में संधि करके रखी, और ऑस्ट्रेलिया का सहयोगी देश कौन था? रूस था। ठीक है, तो रूस था, तो यहाँ पर ऑस्ट्रिया के सहयोगी देश रूस पर युद्ध की घोषणा कर दी। सार्बिया का ये एक तरह सहयोगी देश था जिसमें की संधि कर ली थी। उसके बाद में 3 अगस्त को घटना घटती है। 3 अगस्त को क्या होता है? 3 अगस्त को यहाँ पर जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि ये सब क्या एक दूसरे के साथ संधि में बंधे हुए थे। ठीक है, फ्रांस की संधि किसके साथ में थी? रूस के साथ में थी। तो यहाँ पर 4 अगस्त को फ्रांस के का एक और सहयोगी देश था, वो था ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन ने सहयोग करके रखा था फ्रांस के साथ में कि कल को अगर कुछ होता है तो हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। तो ग्रेट ब्रिटेन भी यहाँ पर अब युद्ध में कूद पड़ा। तो कैसे एक देश के सहयोग के लिए दूसरा देश, दूसरे के लिए तीसरा, तीसरे के लिए चौथा, इस तरीके से एक के बाद में एक गठबंधन और वो डिफेंस अलायंस के कारण यहाँ पर युद्ध में कूद पड़ते हैं। खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय कौन थे? विल्सन थे। इन्होंने कहा, इन्होंने घोषणा की कि हम भैया तटस्थ रहेंगे, हम दूर से ही यहाँ पर निगरानी करेंगे और चेक करेंगे। हम किसी भी देश के साथ में नहीं खड़े, ना तुम्हारे साथ, ना एलाइड पावर के साथ में, ना एक्सेस पावर के साथ में हम खड़े हैं। हम दूर से ही हैं और यहाँ पर किसी के साथ में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब तक कोई छेड़ेगा नहीं हम छुएंगे नहीं। तो यहाँ पर छेड़ने और छूने की बात आगे आपको देखने को मिलेगी, वो हुआ कैसे। ठीक है, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा, और ये अमेरिका कैसे शामिल यहाँ पर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट अगला, संयुक्त राज्य का प्रवेश, है ना। यहाँ पर अब एक पॉइंट और देख लेते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पे है कि पश्चिम और पूर्व का जो मोर्चा है, ठीक है, एक पॉइंट और देख लेते हैं। यहाँ पे पश्चिम और पूर्व का मोर्चा, यानी कि पश्चिमी देश, पश्चिमी क्षेत्र, और पूर्व का यानी कि ईस्टर्न जो फ्रंट है, वेस्टर्न और ईस्टर्न जो फ्रंट है, उस फ्रंट से यहाँ पर किस तरीके से अन्य देश भी शामिल होते हैं। अगर हम वेस्टर्न फ्रंट की बात करें, तो वेस्टर्न फ्रंट में जर्मनी ने बेल्जियम और फ्रांस पर आक्रमण किया था। और इसी तरीके से ईस्टर्न फ्रंट की बात करें, तो ईस्टर्न फ्रंट में रूस ने जर्मनी और ऑस्ट्रियन हंगरी दोनों पर हमला किया। ठीक है, ये फ्रंट की बात हो रही है, वेस्ट और ईस्ट जो फ्रंट है। ठीक है ना, वेस्टर्न फ्रंट में जर्मनी ने बेल्जियम पर और फ्रांस पर आक्रमण किया, और ईस्ट फ्रंट पे बात की जाए तो रूस ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी दोनों पर हमला कर दिया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर एक के बाद में एक लड़ाई यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है ना, और यहाँ पे अगर मध्य फ्रांस की बात की जाए, तो मध्य फ्रांस पूर्वी फ्रांस को
का केंद्र बन गया था और शीर्ष युद्ध का जो प्रवेश द्वार है वो भी यहाँ पर बन गया। अब आती है तुर्क, क्योंकि तुर्क साम्राज्य भी यहाँ पे, जिसको कि ऑटोमन एम्पायर भी बोला जाता है। तो ऑटोमन एम्पायर किस तरीके से इस युद्ध का हिस्सा बनता है। हम बात करते हैं 1915 की, ठीक है, 1915 की बात करते हैं, ये पॉइंट बाद में आएगा। 1915 के दौरान जब भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ऑटोमन जो ऑटोमन्स के खिलाफ में एक जो एलाइड पावर थी, एलाइड पावर की जो शक्ति थी, वो जर्मनी ने रूस को यहाँ पर क्या किया था, कंफ्यूज कर दिया था, बरगला दिया था। तो उससे रूस को ऐसा लगा, ठीक है ना, कि उसे लगा कि रूस पर तुर्क साम्राज्य ने हमला कर दिया। जर्मनी ने इतना जम के कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि वो दूसरी तरफ से यहाँ से कवर कर गया, यानी कि अपनी रास्ते से वो तुर्क की तरफ से यहाँ पे अटैक करना बढ़ने लगा। जब रूस तुर्क की तरफ से चुपके से बढ़ा, तो उससे ऐसा लगा कि तुर्क साम्राज्य ने रूस पर हमला कर दिया है। तो इस कारण से यहाँ पर रूस ने तुर्क पर भी, जो तुर्क साम्राज्य था ऑटोमन एम्पायर, उस पर भी हमला करना चालू कर दिया। तो किस तरीके से यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर इस युद्ध में शामिल हुआ था, यानी कि रेंटलेस, ठीक है ना, गैलीपोली प्रायद्वीप और मेसोपोटामिया में अंग्रेजों के द्वारा भी यहाँ पर अभियानों की श्रृंखला शुरू कर दी गई थी। यानी कि मेसोपोटामिया में भी और दूसरे प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में भी यहाँ पे भी अभियान शुरू हो गए थे, और अंग्रेजों को अपने अभियान में कुछ सफलता मिली, और उसके बाद में ये वहां पर भी हार गए थे, ठीक है ना। यानी कि वहां पे कुछ ही क्षेत्र थे, जैसे कि सिवाय जो रेडल्स थे, बस वही उनको जीत पाए थे, बाकी की क्षेत्र जो थे वो एक के बाद में एक यहाँ पर हार गए, ठीक है ना। तो ये कहानी यहाँ पर देखने को मिलती है। अब आगे देखते हैं, तो ये रूस की निकाली है, ठीक है। इससे पहले एक पॉइंट और है यहाँ पर, वो है यहाँ पर जो ट्रेंच वॉरफेयर की बात चल रही थी, यानी कि इस विश्व युद्ध में यहाँ पर एक अर्थहीन संघर्ष भी देखने को मिलता है, जिसमें कि जो लड़ाई थी वो बेल्जियम और फ्रांस के माध्यम से उत्तरी सागर की ओर खोदी गई जो खाइयां थी, उस खाई की श्रृंखला में लड़ी गई थी। आपने देखा होगा कई मूवीज में जो ऑस्कर विनिंग मूवी है, उसमें कईयों में दिखाया भी गया है कि किस तरीके से यहाँ पर कटीले तारों की बैरिकेड लगाए जाते हैं सागरों में, और बीच के जो क्षेत्र थे, जो खुले क्षेत्र, और वहां पर युद्ध लड़ते हुए बताया गया था। ये वही क्षेत्र है यहाँ पर जहाँ पे कि बेल्जियम और फ्रांस के मध्य में यहाँ पर उत्तरी सागर में जो खोदी गई जो खाइयां थी, वहां पे एक श्रृंखला में लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है, जिसको कि डग इन पोजीशन के सैनिकों ने, उन्हें थोड़ा सा फायदा यहाँ पर मिला था, और दो दुश्मनी फ्रांसीसी लाइनों के बीच में यहाँ पर भूमि के अंदर में बारूदी सुरंग और कटीले बाड़ यानी कि जो कटीले तारों की फेंसिंग है ना, ऐसी बाढ़ बना दी गई थी, उससे वो जो बारूदी सुरंग है उनको ढक दिया गया था। तो सैनिक जब उसमें से कूद के निकलते थे, तो यहाँ पर बहुत ही भयावह स्थिति होती थी, और वो वहां पर मारे जाते थे। तो ये जो क्षेत्र था, ये बेल्जियम और फ्रांस के बीच में यहाँ पर देखने को मिला था, जिसको कि डग इन पोजीशन कहा जाता है, जिसको कि सैनिकों ने उन्हें थोड़ा सा उसको फायदा दिया था, और जो जो दो दुश्मन फ्रांसीसी लाइन के बीच में ये भूमि बनाई गई थी, जिसमें कि बारूदी सुरंगें और कटीले बाड़ बना दिए गए थे, ठीक है ना, जिसको कि नो मैंस लैंड भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर कोई भी जो मानव है वो यहाँ पर नहीं जा सकता, अगर वो जाएगा तो वो वहां पर मारा ही जाएगा। तो इस तरीके की भी घटना यहाँ पर देखी गई, जिसको कि अर्थहीन संघर्ष के रूप में भी जाना जाता है। अब हम वापस आते हैं यहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रवेश कैसे होता है और रूस यहाँ से कैसे एग्जिट होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रवेश, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएस यहाँ पर एंटर करता है, और रूस यहाँ से एग्जिट होता है। रूस यहाँ से कैसे एग्जिट होता है, ये हम यहाँ से समझते हैं। 1917 में 1917 में इस युद्ध में एक बड़ा सा मोड़ लिया, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने अटलांटिक महासागर में अपने एक जहाज पर हमले से नाराज होकर जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी। यानी कि जर्मनी पे जब संयुक्त राज्य अमेरिका का अटलांटिक महासागर में एक जहाज जा रहा था, जो कि एक ट्रेड शिप था जिसमें कि सामान जा रहा होगा, वहां पर जर्मनी
ने हमला कर दिया, उससे उस जहाज को बहुत नुकसान पहुंचा, वो डूब गया था। तो इस कारण से अमेरिका यहाँ पे नाराज हुआ और अमेरिका ने जर्मनी पर यहाँ पर क्या की थी, युद्ध की घोषणा कर दी। और इस तरीके से अमेरिका इस वर्ल्ड वॉर में कूद पड़ा। कब कूदा था? 1917 में। 1914 से युद्ध चल रहा है, 14 से 15 निकल जाती है, 16 निकल जाता है, तब 17 में जाकर ये युद्ध में यहाँ पर एंटर होता है। अब रूस का निकास कैसे होता है? रूस का निकास मैंने उस समय आपको बताया था कि रूस में अंदरूनी कलह, यानी कि अंदर का जो गृह युद्ध था, जो जिसको कि बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है, उसके कारण रूस की वापसी होती है और रूस यहाँ से बाहर निकल जाता है और अपने ही घर में वो घिर के रह जाता है। तो रूस यहाँ पे जैसे ही बाहर निकलता है तो रूस को यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान का भी सामना करना पड़ता है और रूस यहाँ पर एक प्रकार से एक हारा हुआ देश भी कहलाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर। तो ये रूस की निकासी का कारण था, ये नोट कर लीजिएगा। बोल्शेविक जो क्रांति हुई थी, बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था, वो एक कारण था जिस कारण से रूस इस युद्ध से बाहर होता है और बाहर निकल जाता है। अंदर का ही जो उनकी खुद के ही देश के जो नागरिक थे वो यहाँ पर विद्रोह करने पे उतारू हो गए। ठीक है, अब युद्ध और युद्ध विराम यानी कि एंड ऑफ वार। ठीक है, एंड ऑफ वार यानी कि युद्ध की जो अंतिम पल है वो कैसे हुए, कैसे किस तरीके से, यानी कि लगातार यहाँ पे 4 साल की अवधि तक जो युद्ध चला, ठीक है ना, उससे क्या हुआ, जो उस समय सैनिक थे वो काफी ज्यादा थक गए थे। यानी कि भावनात्मक और यानी कि इमोशनली देखा जाए तो इमोशनली और फिजिकली रूप में उनको बहुत ही ज्यादा भारी पड़ा था और वो आगे बढ़ने से मतलब उन्होंने इनकार कर दिया था। वो पूरी तरीके से डाउन हो गए थे और उनका जो मोरल इफिशियंसी थी और मोरली जो मोटिवेट थे वो पूरी तरीके से डाउन हो चुके थे, हतोत्साहित हो चुके थे। इस कारण से यहाँ पर इस युद्ध में यही एक कारण मिला कि जब सैनिकों ने यहाँ पर अपनी सांसें थाम ली और थक गए थे वो और उन्होंने इनकार कर दिया जाने से, तो उनके हतोत्साहित होने के साथ साथ में यहाँ पर और भी अन्य कारण देखने को मिले, क्योंकि इस समय में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस का भी इन्होंने सामना किया, जिसमें कि उनको कई बीमारियां हो गई थी, जिसमें कि चेचक भी हुआ था, इन्फ्लुएंजा जैसी घातक रोगों से यहाँ पर कई सैनिकों की मृत्यु हुई थी और कई सैनिक बीमार पड़ गए थे। तो इस कारण से कई सैनिकों की जान चली गई थी। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस कारण से जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी दोनों पक्षों ने यहाँ पर जब नुकसान जर्मनी को और ऑस्ट्रिया हंगरी को ज्यादा होने लगा तो यहाँ पर इन्होंने फाइनली युद्ध विराम करने की घोषणा कर दी और आगे जाकर इन्होंने युद्ध पर, ठीक है ना, युद्ध पर क्या किया था, यहाँ पर युद्ध पर जर्मनी ने आत्मसमर्पण करने और उसके साथ में जो उसने उस समय जितने भी क्षेत्र पर कब्जा किया था, जीत हासिल की थी, वो सारे के सारे कब्जों पर छोड़ने की सहमति जता दी थी कि अब हम यहाँ पर आगे युद्ध नहीं लड़ना चाहते हैं। जितना भी हमने क्षेत्र पर कब्जा करके रखा है वो सारे क्षेत्र हम छोड़ने को तैयार हैं, क्योंकि उसके जो ऑस्ट्रिया हंगरी हैं और साथ ही साथ में जर्मनी के जो सैनिक थे वो इन्फ्लुएंजा और कई घातक बीमारियों से उनकी मृत्यु हो गई थी और थक गए थे वो। तो इस कारण से यहाँ पे आत्मसमर्पण करने की पूरी तरीके से घोषणा की। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रथम विश्व युद्ध के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, जो परिणाम थे, वो परिणाम क्या है यहाँ पर देखेंगे, है ना, जिसमें कि आपको यहाँ पर राजनीतिक, सामाजिक, क्षेत्रीय और जो सैन्य शक्ति का जो कारण था ना, इसके तहत इसको अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो युद्ध के परिणाम के कारण हुए वो कैसे हुए। सबसे पहले तो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे यहाँ पे, जो कारण थे वो क्या थे यहाँ पे, वो थे जर्मनी का जो राजा का शासन था वो यहाँ पर समाप्त हुआ। जैसे ही यहाँ पे युद्ध खत्म हुआ, इससे पहले जर्मनी में यहाँ पर राजा का शासन हुआ करता था, यानी कि यहाँ पे जो क्राउन का शासन हुआ करता था वो यहाँ पे खत्म हो गया और नवंबर 1918 में यहाँ पर गणतंत्र बना। ठीक है, यहाँ पर गणतंत्र की स्थापना की गई थी। उससे पहले राजा का शासन था, वो राजा का शासन समाप्त हुआ और यहाँ पर 1918 नवंबर में एक गणतंत्र बन गया। दूसरा
1922 में यूएसएसआर का गठन हुआ, यानी कि जो रूस है, रूस में जब वॉल्शेविक रेवोल्यूशन आया, देन उसके बाद में आगे जाकर जब वो क्रांति खत्म हुई, उसके बाद में रूस, अब रूस नहीं रहा, वो छोटे छोटे देशों में मिलकर यूएसएसआर बना, यूएसएसआर बना यहाँ पर, उसका गठन हुआ। और इस युद्ध के बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभरा, और यूरोप का जो लगातार वर्चस्व था उस समय यूरोप में, उसका वर्चस्व, उसका जो पावर था, उसका जो इन्फ्लुएंस था, वो यहाँ पर समाप्त होने लगा था। ठीक है। और एशिया में जापान एशिया में एक शक्तिशाली देश बनकर उभरा। पोलैंड, युगोस्लाविया और चेकोस्लोवाकिया जैसे देश जो थे, जो कि किसी देश के अंडर में थे, ये स्वतंत्र हो गए थे, और इन्होंने अपने आप को फ्री घोषित कर दिया था, यानी कि स्वतंत्र देश के रूप में इनका उदय हुआ। एक नए देश के रूप में ये इनका क्रिएशन हुआ, जिसमें कि पोलैंड बना था। पोलैंड जो कि आगे आगे नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है आज समय, और युगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, ये स्वतंत्र देश बने। ठीक है। और जो बाल्टिक देश थे, जिसमें कि एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, ये जो कि गुलाम देश थे, किसी ना किसी देश का उपनिवेश बने हुए थे, ये क्या हो गए थे, ये स्वतंत्र हो गए थे, इनको आजादी मिल गई। ऑस्ट्रिया हंगरी जिसने की युद्ध की घोषणा की थी, जिसमें कि जर्मनी इनकी मदद के लिए आगे आ गया था, वो कई राज्यों की जर्मनी ने हार मान ली थी, जर्मनी पूरी तरीके से खत्म हो गया था, यहाँ पर कुछ नहीं बचा था जर्मनी के पास। तो ऑस्ट्रिया हंगरी यहाँ पे कई राज्यों में, यानी कि बहुत बड़ा स्टेट था, एक बहुत बड़ा एम्पायर के रूप में था। ये जो एम्पायर है, ये कई छोटे छोटे राज्यों में टूट गया। बचा हुआ उस समय जो तुर्क एम्पायर, जो तुर्क साम्राज्य था, यहाँ पे भी किंगडम का राजा था, वो तुर्क बन गया था, तुर्की बन गया। ठीक है। और यहाँ पर जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, तुर्की और रूस यहाँ पर राजशाही के रूप में बढ़े, यानी कि अब यहाँ पर जो राजशाही थे, वो उसमें ये आगे बढ़ गए। ठीक है। अब यहाँ पर प्रथम युद्ध में जो संधियां हुई, वो हम समझ लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो संधियां होती हैं, वो संधियां बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद करिएगा। इसमें सहयोगी और केंद्रीय शक्तियों के बीच में एक सम्मेलन होता है, जिसको कि पेरिस शांति सम्मेलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरिस शांति सम्मेलन। उसके दौरान यहाँ पर 3 संधियों पर हस्ताक्षर किए गए थे, 3 संधियां हुई थी, और उस पर यहाँ पर साइन हुए। पहली संधि, जो कि सबसे महत्वपूर्ण संधि के रूप में जानी जाती है, जिसको कि वर्साइल्स संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्साइल्स की जो संधि थी, जो कि 28 जून 1919 को संबद्ध और केंद्रीय, यानी कि एलाइड और एक्सेस पावर के बीच में एक शांति का दस्तावेज, यानी कि एक पीसफुल एक डॉक्यूमेंट के रूप में इसको जाना जाता है, जिसको कि वर्साइल्स की संधि कहा जाता है, वर्साइल्स की ट्रीटी कहा जाता है। 28 जून 1919 में एक्सेस पावर और एलाइड पावर के बीच में एक साइन किया गया था, जिसको कि पीसफुल, वन ऑफ द पीसफुल डॉक्यूमेंट है, एक शांति दस्तावेज के रूप में जाना जाता है। नोट कर लीजिएगा, शांति, एक शांति दस्तावेज के रूप में जाना जाता है वर्साइल्स की संधि को, क्योंकि एक्सेस पावर और एलाइड पावर के बीच में। ठीक है ना। तो इस संधि में राष्ट्र संघ का एक अनुबंध भी शामिल था। ठीक है। जिसके तहत सदस्य देशों ने एक दूसरे की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी दी थी। ठीक है ना। यानी कि ये जो संधि हुई थी, जो कि एक शांति दस्तावेज के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना, इसमें जो राष्ट्र संघ का एक अनुबंध शामिल था इसमें, और इसके तहत सदस्य जो देश थे, वो एक दूसरे की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता की इसमें गारंटी दी थी, जिससे कि उनकी जो बाउंड्री लाइन है, उस बाउंड्री लाइन की अखंडता को भंग नहीं किया जाएगा, और वो अपने आप में एक स्वतंत्र देश के रूप में यहाँ पर अपना देश चलाएंगे। तो इस तरीके की ये संधि यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है। अब सेंट जर्मन की संधि, दूसरी संधि कौन सी है? सेंट जर्मन की संधि, जो कि 10 सितंबर 1919 को हुई। इसमें ऑस्ट्रियन हंगरी साम्राज्य को भंग कर दिया गया है। ऑस्ट्रियन हंगरी साम्राज्य जो था, जिसने की युद्ध की घोषणा की थी, जिसके द्वारा युद्ध
का बीज बोया गया था उसको यहाँ पर पूरी तरीके से वो एम्पायर को यहाँ पर जीरो कर दिया गया, भंग कर दिया गया और ऑस्ट्रिया के एक नए गणराज्य की स्वतंत्रता थी। यानी कि यहाँ पर एक नया गणराज्य बना को भंग करने के बाद में, जिसको कि गणतंत्र बोला जाता है, और एक रिपब्लिक कंट्री के रूप में यहाँ पर मान्यता दे दी गई इसको, साम्राज्य को खत्म करने के बाद। उसके बाद में आती है सेवरस की ट्रीटी। 1920 के बीच में संबंध, यानी कि एलाइड और तुर्क साम्राज्य के बीच में यह हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो ये संधि आपको याद रखनी है। ठीक है ना, पहली संधि जो कि, अच्छा ये याद रखना है, पेरिस शांति सम्मेलन। उसके बाद में पहली संधि जिसको वर्साई की संधि, जिसको कि पीसफुल डॉक्यूमेंट बोला जाता है। दूसरी संधि सेंट जर्मन की संधि, तीसरी सेवर्स की संधि। ये 3 संधियां होती हैं। ठीक है ना, 19 जून 19, सितंबर 19 और उसके बाद में 1920। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसके सोशल कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे अपन। सामाजिक परिणाम, सामाजिक परिणाम क्या थे यहाँ पे? अगर देखा जाए तो इस युद्ध में बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिला था, क्योंकि पहला एक भयानक युद्ध था जिसमें कि बड़े बड़े पावरफुल कंट्रियों ने यहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पर युद्ध का बोल फूका था। तो करीब लगभग यहाँ पर 1 करोड़ के आसपास लोग मारे गए थे। अच्छा, ये मारे गए तो इसके कारण हुआ क्या? इसमें सेना में जो जवान थे वो कौन थे? वो पुरुष ही थे। यहाँ पर पुरुष ही उस समय युद्ध लड़ा करते थे। महिलाओं का तो आज भी उतना ज्यादा देशों में नहीं रहता, लेकिन जो पुरुष थे उनकी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो मृत्यु और बड़ी संख्या में पलायन के कारण पुरुषों की संख्या में काफी ज्यादा कमी आई थी। इसके कारण क्या हुआ था? जन्म दर में गिरावट आ गई, यानी कि अब यहाँ पे जो फर्टाइल रेट था वो यहाँ पर डाउन हो गया। अब फर्टाइल रेट डाउन होने के कारण क्या हुआ? यहाँ पे कम पुरुष उपलब्ध होने के कारण यहाँ पर अब महिलाओं को कारखाने और कार्यालय जैसे जो प्रमुख क्षेत्र थे वहां पर नियोजित किया गया, वहां पर इनको लगाया गया। अब महिलाएं यहाँ पर आगे आती हैं, यानी कि पुरुष कम थे। जब पुरुष कम थे तो महिलाओं को अब कारखानों में जितनी भी यहाँ पे उद्योग धंधे थे उन उद्योग धंधों में या फिर ऑफिस जैसे जो प्रमुख जो इंपॉर्टेंट वर्क थे उसमें यहाँ पर डिप्यूट किया गया। और डिप्यूट करने के बाद में यहाँ पर उनको अधिक अधिकार भी मिले महिलाओं को, यानी कि अब महिलाएं यहाँ पे आगे देखने को मिलेंगी और महिलाओं से यहाँ पर पूरा देश आगे बढ़ेगा, ये यहाँ पर देखने को मिलेगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद। ठीक है ना, अधिक अधिकार दिए गए, उनकी स्थिति में बदलाव आया और उनका उत्थान हुआ। यानी कि उनकी जो स्थिति थी, उनकी उस समय की जो एक लिविंग स्टैंडर्ड था, महिलाओं को उस समय जिस तरीके से ट्रीट किया जाता था, उसमें यहाँ पे काफी ज्यादा बदलाव फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में देखने को मिलेगा। वो अब घर से बाहर निकलेंगी और मर्द से कंधे से कंधा मिलाकर इस पर काम करेंगी और उसके बाद में ये बदलाव आएगा और उनका यहाँ पर उत्थान होगा, वो आगे भी बढ़ेंगी। ठीक है ना, उनको अधिक से अधिक अधिकार के बाद में मिल गए। अब चलते हैं अपन, अगला कारण था वो था प्रादेशिक, यानी कि रीजनल। टेरिटोरियल कॉजेस क्या थे? प्रादेशिक कारण क्या थे? एल्सेस और लॉरेन वापस फ्रांस में, यानी कि ये जो क्षेत्र थे ये जो अन्य देश में थे ये वापस ये फ्रांस में चले गए। बेल्जियम ने यूपेन और मालमेडी पुनः प्राप्त कर लिया था। पोलैंड के पूर्वी क्षेत्र, पोलैंड ने पूर्वी क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और इस तरह रूस का जो क्षेत्रीय रूप से वो पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गया था। आपने देखा होगा जर्मनी ने जिस तरीके से उसका जो कब्जा था रूस के बाजू से लगा हुआ और जो पोलैंड का क्षेत्र था जो कि पश्चिमी क्षेत्र था, वहां से रूस पूरी तरीके से अलग हो गया और पूर्वी क्षेत्र पर पोलैंड का पूरी तरीके से कब्जा यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में यहाँ पर आपको, जब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बात करेंगे तब आपको और अच्छे समझ में आएगा, अगर आपने ये क्लास पूरी देख ली है तो। क्योंकि इसको देखने के बाद जब उसको देखोगे तो बाकी के फैक्ट्स आपको आसानी से क्लियर होंगे कि दोनों ही वॉर कहीं ना कहीं पे एक दूसरे के साथ में करेक्ट करेंगी और आपको देखने को मिलेगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो देश थे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यहाँ पर किस तरीके से सामने आते हैं। ठीक है, पूर्व बाल्टिक जर्मन शहर डैनजिंग और मेमल को मुक्त घोषित कर दिया गया। ठीक है, जो डैनजिंग और मेमल है उसको यहाँ पर मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया। ठीक है, पूर्व बाल्टिक का जो क्षेत्र था, ठीक है ना, बाल्टिक का जर्मन का क्षेत्र था, क्योंकि जर्मन तो पूरी तरीके से तबाह हो ही गया था और उसको पूरी तरीके से खत्म ही कर दिया गया था और वो
जिस तरीके के साम्राज्यवाद था उसको खत्म करते हुए वहां उसको स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था और वहां पे गणतंत्र स्थापित कर दिया गया। और अगला, उत्तरी स्लेस्विग हॉलस्टीन को डेनमार्क के द्वारा कब्जा कर लिया गया। ये प्रादेशिक कारण थे, यानी कि लोकल जो कंट्री थी उन्होंने किस तरीके की एक्टिविटी दी है। और जर्मनी ने सभी कॉलोनी को खो दिया था, जितनी भी उसकी कॉलोनी थी जिस पर कि उसका कब्जा था, उसका कंट्रोल था, वो पूरी कॉलोनी अब खत्म हो चुकी थी, जर्मनी का कंट्रोल उससे खत्म हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, ये पूरा पॉइंट समझ में आ गया हो। अगला है सैन्य परिणाम, यानी कि मिलिट्री कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। जर्मनी नौसेना की संख्या में काफी ज्यादा गिरावट आई थी, क्योंकि जर्मनी में काफी ज्यादा उनकी नौसेना को नुकसान पहुंचा था। एक के बाद में एक उनके सैनिक मर रहे थे, उनको चेचक, इन्फ्लुएंजा जैसी बहुत सारी घातक बीमारियां हो गई थी, और जिससे कि उनकी काफी ज्यादा सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। और यहाँ पर लगभग 1 लाख तक की सेना की नाटकीय कमी आई थी। और इसमें राइनलैंड क्षेत्र जो कि विसैन्य, यानी कि यहाँ पर जो राइनलैंड का जो क्षेत्र था, यहाँ पे की युद्ध हो रहा था, ठीक है ना, यहाँ पे की युद्ध हो रहा था, यहाँ पे की लगातार सैनिक थे, वहां पर 0 सैनिक हो गए थे, यानी कि पूरे के पूरे सैनिक वहां पे मारे गए थे, एक सैनिक नहीं बचा था, विसैनिक किया गया है, यानी कि 0, एक भी यहाँ पर नहीं बचा। ये क्लियर हो गया। अब हम आते हैं वापस अपने भारत देश के ऊपर। ठीक है, भारत का प्रथम विश्व युद्ध में क्या हाल, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, भारत का वो जरूर पूछा जाता है, इसलिए इसको भी जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा ना। इसमें क्या ना, भारत जो था वो हालांकि युद्ध के प्रति यहाँ पर उतना ज्यादा नहीं था, बहुत ही ज्यादा, जैसे अमेरिका ने एक तटस्थ रुख बना के रखा था, तो भारत के उस समय की जो भी यहाँ पर पार्टी थी, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस रही हो या फिर मुस्लिम लीग या अन्य जो थी, उन्होंने अपना जो एक बिहेवियर था, अपना जो रुख था, वो एक तटस्थ बना के रखा था, जैसे अमेरिका ने बना के रखा था। वो भाग नहीं लेना चाहता था भारत। लेकिन उस समय जो एक ब्रिटिश उपनिवेश होने के कारण यहाँ पर, ठीक है ना, भारत होने के नाते यहाँ पर भारत में जो राष्ट्रवादियों का एक मानना था, वहां पे जो जो नेशनलिस्ट थे, जो वहां पे जो नेता थे, उनका मानना ये था कि ब्रिटेन के युद्ध में होने के कारण भारत का जो प्रयास है वो ब्रिटेन के लिए लाभकारी प्रभावी हो सकता पड़ेगा, यानी कि ब्रिटेन को यहाँ पे लाभ पहुंचेगा। और अगर भारत यहाँ पे ब्रिटेन के लिए कुछ लाभ पहुंचाता है, तो डेफिनेटली ब्रिटेन भारतीयों के लिए, इस भारत के लिए बहुत कुछ करेगा, यानी कि यहाँ पर वह भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए मदद कर सकता है, यहाँ पर स्वतंत्र कर सकता है। और या फिर पहले इन्होंने जो बात रखी थी स्वशासन की, उसका भी लक्ष्य यहाँ पे भारतीयों ने, जो उस समय के नेशनलिस्ट थे, उन्होंने अंग्रेजों के सामने यहाँ पे रखने की कोशिश की थी। ठीक है, तो ब्रिटेन का उपनिवेश होने के कारण भारत ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था, जिसमें कि भारतीय पुरुषों ने युद्ध के दौरान जो पश्चिमी वेस्टर्न फ्रंट है, वेस्टर्न फ्रंट यानी कि जो फ्रांस का क्षेत्र है, ठीक है ना, वहां पर अपना पार्टिसिपेशन दिया था। वहां पर भारत के जो लड़ाके थे, जिसमें कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और बंगाल और अन्य क्षेत्रों के जितने भी 1.5 मिलियन, यानी कि लगभग 15 लाख भारतीयों ने इस युद्ध में भाग लिया था। भारतीयों को पहले फ्रांस पर नियोजित, यानी कि फ्रांस में डिप्यूट किया गया था, क्योंकि ब्रिटेन की जो सेना थी ना, वो फ्रांस में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। हो सकता है क्लाइमेटिक जोन के कारण कहीं ना कहीं कुछ नुकसान पहुंच रहा हो, तो वहां पर सबसे पहले भारतीयों को डिप्यूट किया गया था। कहां पर? फ्रांस में। अब यहां पर, ठीक है, अब यहाँ पे क्या, भारतीय पुरुषों को फ्रांस के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी डिप्यूट किया गया था, जिसमें कि बेल्जियम, ठीक है ना, बेल्जियम, मेसोपोटामिया, मिस्र, गैलीपोली, फिलिस्तीन और सनाई जैसे विभिन्न स्थानों पर भी इनको डिप्यूट किया गया था। वहां पे भी भारतीय जो सेना थी वो वहां पर युद्ध में पार्टिसिपेट, उन्होंने ब्रिटेन के फेवर में यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, ब्रिटेन की तरफ से पार्टिसिपेट किया था। अब यहाँ पर जब भारत, क्योंकि ब्रिटेन का गुलाम था, ब्रिटेन का एक उपनिवेश था, उपनिवेश देश था, तो ब्रिटेन ने यहाँ पर जो बहुत ही कठोर यहाँ पर टैक्सेस लगाए गए, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा कठोर टैक्स लगाए। उस टैक्स से आम आदमी से बहुत ज्यादा उस युद्ध के दौरान धन जुटाया गया, आदमी भी जुटाया गया और धन दोनों ही यहाँ से जुटाया गया, यानी यहाँ से मैन और मैन के साथ में
जो रेवेन्यू है, यानी कि जो मनी है, धन को भी जुटाया गया और साथ में मैन पावर को भी यहाँ से लिया गया था, ठीक है ना, ब्रिटेन के द्वारा। ये भी याद रखिएगा। बदले में भारत को क्या चाहिए था, और भारत को उसने वादा भी किया था, बदले में स्वशासन का वादा दिया था, जो कि उसने युद्ध के बाद में पूरा नहीं किया था, ठीक है। भारतीय पुरुषों को यहाँ पर 11 रुपए महीने की, जो सेना में पार्टिसिपेट किए थे, भुगतान किया जाता था, जिसमें कि भारतीयों को हजारों मील दूर किसी और कारण से लड़ने के लिए उसको प्रेरित किया गया, ठीक है। तो ये एक पूरी तरीके से भारत का जो पार्टिसिपेशन था, उसमें भारत को यहाँ पे कोई लाभ नहीं होता है। और इसके बाद में देखा होगा कि इसके बाद में कई ऐसे आंदोलन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय, जब प्रथम विश्व युद्ध में भारत को ब्रिटेन ने कुछ नहीं दिया और जो कमिटमेंट था उस कमिटमेंट में खरा नहीं उतरा, तो उसके बाद में कई ऐसे आंदोलन हुए जिसमें कि सिविल डिसओबीमेंट, जो सामने अवज्ञा आंदोलन और अन्य जितने भी आंदोलन थे, वो एक के बाद में एक आगे बढ़ते चले गए, और ब्रिटिशों पर यहाँ पर जो ट्रस्ट था वो धीमे धीमे करके कम होता चला गया, ठीक है। अगर इसकी कंक्लूजन में हम बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध सभी नकारात्मक कारणों से इतिहास में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये इतिहास में बड़े पैमाने पर रक्त स्नान, यानी कि यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर रक्तपात हुआ, लाखों 1 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पर मारे गए थे, जिसमें कि सेना और आम नागरिक भी शामिल थे। साथ ही साथ में जो जिस तरीके से यहाँ पर लोग, उनकी फैमिली हताहत हुई, तो वो भी एक सबसे बड़ा कारण यहाँ पर देखने को मिला। प्रथम विश्व युद्ध में के प्रभाव ये रहा कि यहाँ पर जो साम्राज्यवाद थे, जो एम्परियलिज्म था, उसको यहाँ पर नष्ट कर दिया गया, और साम्राज्य को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा, वो पूरी तरीके से नष्ट हो गए, जिसमें कि जर्मनी और अन्य देश जो कि उस समय साम्राज्यवाद के रूप में थे, जो कि आगे आके गणतंत्र बने थे, क्योंकि पूरी तरीके से नष्ट यहाँ पर कई, ठीक है ना। तो यहाँ पे नए तरीके से निर्माण हुआ। यूरोप में जिस तरीके से यूरोप उपनिवेशों में जो जिसमें भारत थे या फिर अन्य देश, जहाँ पे कि यूरोप ने उन देशों को उपनिवेश बना के रखा था, वहां पर स्वतंत्रता की जो आंदोलन थी, वो आंदोलन में यहाँ पे वृद्धि हुई, और वो आंदोलन यहाँ पर आगे बढ़ते चले गए। एक के बाद में एक नए आंदोलन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि भारत में भी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होती है, देन उसके बाद में यहाँ पर 1918-1919 के बाद में यहाँ पर आपको असहयोग आंदोलन, उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन, और एक के बाद में एक नए आंदोलन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो उसके बाद में ही यहाँ पर एक नया रूप देखने को मिलेगा, जब अमेरिका यहाँ पर एक सुपर पावर के रूप में देखने को मिलेगा, और इनडायरेक्टली यहाँ पर फोर्स बनता है कि अब यहाँ पर हमें देश को, जो उपनिवेश है, उपनिवेश की शक्तियों को यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा। लेकिन वो आएगा अपना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। इसके बीच में ये कहानी चलती रहेगी, एक के बाद में एक आंदोलन भारत में भी होंगे, और अन्य उपनिवेश देशों में भी इस तरीके की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन के लिए यहाँ पर प्रोत्साहित किया जाए। संयुक्त राज्य को विश्व शक्ति बनने में यहाँ पर मजबूर किया, और यहाँ पे जो सोवियत साम्यवाद था, जिसमें कि सोवियत में साम्यवाद का उदय हो गया था, उस समय साम्यवाद यहाँ पर जन्म ले लिया था, इसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, और हिटलर का उदय हो गया था यहाँ पे, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसी खत्म होती है, उसके बाद में हिटलर यहाँ पर सामने आता है, जो कि आगे जाकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा कारण आपको देखने को मिलेगा। उधर से सोवियत मिलेगा, और इधर से सोवियत में देखा जाए तो जो जोसेफ स्टालिन है, वो सोवियत यूएसएसआर से आपको देखने को मिलेगा, जहां पर कि साम्यवाद का जन्म हुआ था, और यहाँ से हिटलर मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से ये, और फिर आगे इटली में भी एक नया डिक्टेटर पैदा हो जाएगा, मुसोलिनी, तो वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये 2-3-4 देश है, जिसमें कि जापान भी था, तो जापान में भी एक बहुत एक राजा है, वहां पे भी साम्राज्यवाद था, तो वो भी यहाँ पर देख, तो ये 4 देश थे, ये चारों देशों को बहुत ज्यादा नुकसान यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में। अगर हम भारतीयों की बात की जाए तो भारतीयों के लिए ये जो युद्ध है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इसके सकारात्मक परिणाम मिले थे इससे। युद्ध के बाद में यहाँ पे उपनिवेशिक शासन के खिलाफ जो राजनीतिक गतिविधियां थी वो काफी ज्यादा तेज हो गई थी। इसके बाद में बड़े पैमाने पर राष्ट्रवाद और यहाँ पे आंदोलन हुए थे, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ
जैसे ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म होता है, उसके बाद में बहुत से आंदोलन, जिसमें कि असहयोग आंदोलन, उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन और अन्य आंदोलन के रूप में यहाँ पर एक के बाद में एक जो आजादी की के लिए जो घटनाएं तेज हुई थी वो आगे बढ़ती चली गई। और अगर हम इसमें बात करें तो इससे विश्व स्तर पर महिलाओं की स्थिति में भी काफी ज्यादा सुधार मिला था। जिस तरीके से पुरुषों की संख्या कम हुई थी, फर्टिलिटी रेट कम हुआ था, तो यहाँ पर महिलाओं को आगे लाया गया था और उनको जो ऑफिशियल वर्क है या फिर जो कारखाने हैं उसमें महिलाओं को जगह मिली और वहाँ पे पुरुषों के साथ में कंधा मिला के महिलाओं ने भी यहाँ पे काम किया था और उनकी जो सामाजिक दिशा है और सामाजिक जो दशा है उसमें काफी ज्यादा उत्थान भी देखने को मिला। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड के पूरे कारण मैंने आपको यहाँ पर बताया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ कैसे था और उसके पीछे क्या कारण रहे, कौन कौन से देश थे जो कि आगे जाके यहाँ पे साम्राज्यवाद से गणतंत्र के रूप में कन्वर्ट हुए और कैसे जर्मनी का और रूस का यहाँ पर विघटन होता है, बोल्शेविक क्रांति होती है। सारी जानकारी मैंने आपको दी। लेक्चर कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ में मेरे चैनल जो आप स्टडी कॉन्सेप्ट को यूट्यूब पर देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। इस तरीके की स्पेशल क्लासेस आपको अब हफ्ते में एक बार जरूर मिलेंगी। थैंक यू सो मच।